नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। गुजरात एटीएस ने मजीद 5 मुस्लिम नौजवानों को किया गिरफ्तार, जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक का इल्जाम। सहारनपुर में कलेक्ट्रेट के अहाते में 70 साल से मौजूद मस्जिद को हटाने का अदालत ने दिया हुक्म। संभल में एक मजार शहीद कर दी गई, यूपी के मुसलमानों में तशवीश की लहर। कोलकाता में एयरपोर्ट के अहाते में वाक़ 150 साल कदीम मस्जिद को हटाने की हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ जमीयतुल उलमा मैदान में। कहा, एयरपोर्ट के क़याम से भी 100 साल पुरानी है मस्जिद, हटाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने मोनखेड़ा में मुलाकात की। वज़ीर तालीम के इस्तीफ़ा का किया मुतालबा। कांग्रेस ने एहतिजाज की भरपूर हिमायत का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस में अचानक इजाफा, 4 अमवात। फौरी आइसोलेशन वार्ड तैयार करने की हिदायत, अवाम में दहशत। नाज़रीन, अब आइए सुर्खियों पे अब तफसीलात पेश करते हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और हुकूमत की जानिब से कई फाइल्स को पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में लोकसभा पार्लिमानी बुलेटिन ने इस मामले में सब कुछ साफ कर दिया है। बुलेटिन के मुताबिक कुछ बिलों पर बहस होगी, जबकि कुछ को पेश करने के बाद मंजूर कराने का भी मंसूबा है। इस फेरिस्त में सनतों के साथ साथ कौमी वक़ार से मुताल्लिक़ कानून में तब्दीली का बिल भी शामिल है। सबसे पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन तरमीमी बिल 2026 पर बहस होगी और इसके बाद इसे मंजूर कराने का अमल होगा। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तानी तालीमी इदारा बिल 2025 इस इजलास का अहम बिल होगा। हुकूमत इनकम टैक्स तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश करेगी। यह बिल एक ऑर्डिनेंस की जगह लाया जा रहा है। मजमूई तौर पर मानसून इजलास में हुकूमत की तवज्जो कई अहम बिलों को आगे बढ़ाने पर रहेगी। लोकसभा के पार्लिमानी बुलेटिन में बताया गया है कि इन बिलों पर बहस के साथ साथ कई मामलात में उन्हें इसी इजलास में मंजूर कराने की भी तैयारी की गई है। लिहाजा इस बार मानसून इजलास काफ़ी अहम साबित होने वाला है। गुजरात एटीएस ने गुजरात के मुख्तलिफ मकामात से 5 मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। इस सिलसिले में इन पर ममनुआ तंजीम जैश ए मोहम्मद के साथ रवाबित का इल्ज़ाम है। गिरफ्तार किए गए नौजवानों की शिनाख्त बिलाल आबिद, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद शफ़ी मोहम्मद, खादियान सान बताए जाते हैं। इससे कबल 3 जुलाई को जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 8 अफराद हिरासत में ले लिए गए थे। गुजरात एटीएस का इल्ज़ाम है कि उनके जैश ए मोहम्मद से राब्तों के अलावा रकमी वसूली की भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके में मौजूद सेक्रेटरीट के 70 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का हुक्म सादर कर दिया गया है। इस सिलसिले में सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को सरकारी ज़मीन पर तामीर शुदा गैर कानूनी तामीर करार देते हुए इसे वहाँ से हटाने को कहा है। अदालत ने मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों को 30 दिन के अंदर खुद कब्ज़ा हटाने की हिदायत दी है और ऐसा न करने पर इंतज़ामिया को ताकत के ज़रिए बेदखली की कार्रवाई करने और करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूल करने का हुक्म दिया गया है। यानी इस मस्जिद पर बुलडोज़र चलने का रास्ता हमवार हो गया है। परिसर के अंदर एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी और कलेक्ट्रेट वो स्थान होता है जहाँ गोपनीय कार्य जो होते हैं, और उस कलेक्ट्रेट मस्जिद के अंदर एक डाक खाना संचालित था और 5-6 कमरे जो बाहरी लोगों को किराए पर दिए हुए थे, और डाक खाने का जो किराया था वो भी मस्जिद ही जो है वसूल रही थी। और जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को लखनऊ के अंदर मिलकर मैंने इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद जो है इसकी जांच हुई और जांच में चीजें सही पाई गई। उसके बाद प्रशासन ने कदम उठाते हुए नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक वाद जो है प्रशासन की ओर से दायर किया गया मस्जिद को वहां से हटाने का, और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर वह मस्जिद पूरी की पूरी अवैध पाई गई। जो 315 गज स्क्वायर एरिया में मस्जिद थी, और उसके ध्वस्तीकरण के आदेश ये माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा आज ये हुए हैं। और ध्वस्तीकरण के साथ साथ लगभग 6 करोड़ 42 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। इन्होंने 1951 से इस मस्जिद को यहाँ होना दर्शाया था। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि एक तो ये जो जुर्माना लगाया गया है ये 10-12 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है, इसे बढ़ाया जा, और तुरंत जो न्यायालय ने आदेश दिया है मस्जिद की ध्वस्तीकरण का, तुरंत प्रशासन को कदम उठाते हुए इस मस्जिद को ध्वस्तीकरण जो है तुरंत यहाँ से होना चाहिए। ये जो आदेश आया कितने दिनों में जो है लड़ रहे थे आप? जनवरी 2025 में मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर व्यक्तिगत एक पत्र लखनऊ के अंदर दिया था और पूरे प्रकरण से उन्हें अवगत कराया था। जांच हुई और जांच उपरांत शायद जनवरी, अगस्त या जुलाई में ये वाद न्यायालय में दायर हो गया था। मुझे इसका एग्जैक्ट
तिथि और महीना नहीं पता, लेकिन शायद यही महीना था। और उसके बाद लगातार प्रभावी पैरवी हुई, शासकीय अधिवक्ताओं ने पैरवी की और साक्ष्य प्रमाण जो है इस मस्जिद नहीं है और ये वहां से मिले और आज ये ध्वस्तीकरण के आदेश वहां से न्यायालय से हुए। क्या कुछ पॉइंट्स रहे हैं इसमें जो अब ये पॉइंट तो जो शासकीय अधिवक्ता हैं वो बताएंगे। मेरा तो कहना ये था कि अवैध मस्जिद है और ये मस्जिद यहाँ से हटनी चाहिए। उसके क्या पॉइंट थे क्या नहीं। उधर जिले संभल के इलाके में एक मस्जिद और एक आशुरखाने को भी बुलडोजर के जरिए शहीद कर दिया गया है। इस सिलसिले में हुक्काम का कहना है कि ये सरकार की ज़मीन थी और इस पर नाजायज़ कब्जा करके मज़ार और इमामबाड़ा बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि ज़मीन पर दावे के लिए भी अभी तक कोई सामने नहीं आया है। की बात लगभग 5 साल के आसपास बताया जा रहा है। बाकी सर, सीएम की विजिट भी कल प्रस्तावित है संभल में, तो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि भूमिहीनों को मकान या और देने की, तो क्या उस प्रोग्राम में भी कुछ इस तरीके की प्रशासन की तैयारी है कि वहाँ पे इस लाइन पे को भी ऐसे भूमिहीन जो लोग हैं उनको दिया जाए? ये शासन की बहुत पहले से ही इच्छा है कि सरकारी जमीनों से कब्जा कराया जाए और जो भूमिहीन लोग हैं उनको बचाया जाए। कार्यक्रम में इनको शामिल कराने को ये विचार नहीं किया गया, किंतु ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। सर, क्या मैसेज है जो इस तरीके के इंक्रोचमेंट करते चले आ रहे हैं? संभल में बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। मैसेज क्लियर है कि सभी कब्जेदार सिपाही अपना कब्जा हटा दें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई के तहत हटाया जाता है तो उसमें विधिक कार्रवाई भी कब्जेदारों को की जाएगी। सर, ये कोई और कई कार्रवाई जो ये पता लगा है यहाँ पे, क्या ये भी इन्वेस्टिगेशन रहेगी कि कौन लोगों के द्वारा ये बनाया गया था? इसका पता लगाया जा रहा है कि कौन लोग इस कब्जे के पीछे थे, क्योंकि न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। तो अभी ये विषय है कि सामने आएगा, फाइंड आउट हुआ तो इन लोगों के खिलाफ किस तरीके का? जनपद संभल में जो लैंड बैंक बनाने का कंसेप्ट है उसके तहत पिछले 1.5 साल से कार्रवाई हो रही है। इसमें कई सौ हेक्टेयर ज़मीन है, इसको अवैध कब्जों से मुक्त करवाया गया है और जो लोग इसमें सम्मिलित रहे उन सबके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करवा के कार्रवाई भी की गई है। इसी के तहत जो एक तरीके का डर है कि लोग ग्राम पंचायत की और ग्राम समाज की यहाँ सरकारी ज़मीन विभिन्न प्रकार से कब्जे की गई है, उन सबको छोड़ के जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर रहा है। ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, ये करीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा की मालिक का है। 4.5 बीघे ज़मीन है जिसके लोगों के द्वारा कब्जे करके इमामबाड़ा बनाया गया है। जबकि यहाँ पे ये आंगनवाड़ी का एक मैदान भी हो सकता था, बच्चों के खेलने के लिए भी ये जगह हो सकती थी। तो इस तरीके से जहाँ पे भी पुलिस प्रशासन को संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, सूचना मिल रही है, वहाँ पे हम लोगों के द्वारा मौके का सत्यापन करवाया जा रहा है। उधर कलकत्ता के एयरपोर्ट के इलाके में वाक़ तकरीबन 150 साल एक मस्जिद बंकरा मस्जिद जिसको कहा जाता है उसको भी हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और वज़ीर आला शिवेंदु अधिकारी का कहना था कि कौमी सलामती का मसला है, इसलिए इस मस्जिद को एयरपोर्ट के अहाते से कहीं और मुंतकिल करना होगा। रियासती बीजेपी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ जमीयतुल उलमा मगरबी बंगाल ने एहतजाज करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जमीयत के अरकान की एक बड़ी तादाद ने मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। जमीयत के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र मस्जिद के पास पुलिस और नीम फौजी दस्तों की भारी तादाद तैनात की गई थी। जमीयतुल उलमा का कहना है कि 150 साल से मस्जिद यहाँ वाक़ है, जबकि एयरपोर्ट को बने सिर्फ 70 साल हुए हैं। उनका कहना था कि बीजेपी के इख्तिदार में आते ही मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत का कहना था कि इस तरह से बिला जवाज़ मस्जिदों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इन्होंने इस मामले पर तहरीक चलाने का भी इंतबा दिया है। एयरपोर्ट से पहले मस्जिद है, कोई गोलमाल नहीं था, अभी तक नहीं। 150 वर्ष इतिहास में दादा आप लोग नमाज पढ़ने जाते थे? हाँ, जाता है। अभी क्या दिक्कत, अब क्या आ रहा है? आज जो सिद्दीकुल्लाह ने कहा, वो तो नहीं है, नहीं देता है, क्या करें? सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि इसको सिक्योरिटी रीजन से हटा रहे हैं। कोई नहीं है, सिक्योरिटी का बात नहीं है। सिक्योरिटी है उधर में टर्मिनल का, उधर में सोना लेके जाता है, अरेस्ट होता है, डुप्लीकेट काम करता है, कोई नहीं। मंदिर भी होता तो हम हटाते इसको। वो तो चेकिंग होता है इधर में। दादा रनवे में एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट उतरने में वो कोई असुविधा नहीं। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जो तकरीबन 20 दिनों से भूख हड़ताल पर है, उनका मुतालबा है कि नीट पेपर मामले में वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा से मुलाकात की। ये पहली बार है जब सोनम वांगचुक की मुलाकात के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर जंतर मंतर पर पहुंचा है। इस मुलाकात के दौरान पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक के मुतालिबात पर कांग्रेस की हिमायत का इजहार किया।
इस मुलाकात के बाद पवन खेड़ा ने मोदी हुकूमत को हदवे तनकीद बनाते हुए कहा, हम सब सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। हम सब एक इंतहाई गैर हिस्सास हुकूमत से लड़े हैं जो जमहूरी ज़बान नहीं समझती। ऐसी हुकूमत के सामने एहतजाज का तरीका बदलते रहना चाहिए। इस हुकूमत के खिलाफ अपनी जान खतरे में डालने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट ने यूजी एग्ज़ाम के नताइज का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही मुल्क भर में मेडिकल कॉलेज में दाखिले काउंसलिंग के अमल को मुकर्रर वक्त के मुताबिक आगे बढ़ाने की राह हमवार हो गई है। उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस साल नीट यूजी इम्तिहान पर्चा लीक के मामले के बाद दोबारा मुनक़िद किया गया था। दोबारा होने वाले इस इम्तिहान में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से तकरीबन 20 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की। NTA के मुताबिक मजमूई तौर पर 11,21,000 उम्मीदवार MBBS और BDS, आयुष और दीगर मुतल्लिक़ा तिब्बी कोर्सेज में दाखिले के लिए अहल करार पाए हैं। कामयाब उम्मीदवारों में 58% से ज़ायद तालिबात शामिल हैं। मैंने तो देखो बहुत करी है, 2 साल बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ़ फ़ील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो डिज़र्व किया था, जितनी मेहनत की थी, बस उस मेहनत का फल मिल गया। तो परिवार में कौन? मेरे परिवार में मेरे फ़ादर डॉक्टर सचिन गुप्ता जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, मेरे मदर डॉक्टर रीनू गुप्ता जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेरा बड़ा भाई आदित्य गुप्ता जो MBBS कर रहे हैं फर्स्ट ईयर। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 54 इन नीट 2025 और वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। सर काफ़ी मेहनत होती है, कैसे तैयारी करते थे इतनी, क्योंकि काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। मेहनत तो बहुत होती थी, यही था कि मेरे बड़े भाई ने आदित्य ने पहले ही बोल दिया था कि टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है, कि हमें चलो इतना आइडिया नहीं रहता कि हमें अभी 1 साल ही हुआ है पढ़ाई शुरू करते हुए, टीचर्स अब 15 साल 20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, हज़ारों बच्चे देखे हैं। तो मैं क्या करता था, जो टीचर्स क्लास में कराते थे वही चीज़ वापस क्या कहते हैं घर आके पढ़ता था। जो आज होमवर्क दिया, DPP दी, असाइनमेंट दी, वही सेम मैं घर आके करता था और 2 साल ऐसे निकले। तो फैमिली कैसा सपोर्ट रहता था? फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। मेरे पेरेंट्स, मेरा बड़ा भाई तो 2 साल मेरे लिए क्या कहते हैं रोल मॉडल रहा है। पेरेंट्स ने जब भी मैं अपने मदर को सुनाता था कि बायो की ये चीज़ सुन लो, वो चीज़ सुन लो और मेरे फादर हमेशा मुझे था कि कोई ना कोई मेरे साथ आके बैठ जाए। हमेशा रात को पापा अपना काम करके आते थे और हमेशा मेरे पास आके बैठते थे, तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। अभी तो कैसे फील करते हैं? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। लगता है सातवें आसमान पर है। मेरे पहले बेटे ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया था, उसकी AIR 54 थी लास्ट ईयर नीट में, मौलाना आज़ाद में। छोटे बेटे ने और भी अच्छा काम कर दिया, तो हम तो सातवें आसमान पे हैं दोनों, सब लोग। कैसे कहते कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो कैसे फैमिली में टाइम मेंटेन करते थे? टाइम मेरे हस्बैंड बहुत कॉन्शियस है, वो बाहर होते थे फिर भी उनको पता होता था मेरा बच्चा इस वक़्त क्या कर रहा है और मैं अगर नीचे ओपीडी कर रही होती थी, वो मुझे बताते थे उसको वो सो गया है, इतने बजे उठाना है और मेरा ये ध्यान रहता था इसको टाइम पर खाने को मिले, सब कुछ, कोई दिक्कत ना हो और पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो इसको। मैं एक पेशेंट देखती थी, एक पेशेंट देख के फटाफट ऊपर जाती थी कि इसके पास बैठना है। हम टाइम स्पेंड बहुत करते थे बच्चों के साथ। मतलब कि आपकी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल रंग लाई है, आपके सामने है। तो आपके बड़े बेटे ने भी किया उपलब्धि, तो फिर माहौल जैसे कि बनता होता है घर में, डॉक्टर्स का माहौल होता है, हाँ जी, आपके है। रिलेटिव्स कैसा सपोर्ट है? इसलिए आप अभी आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। हाँ जी, आ रहे हैं। जब पता था ये पढ़ रहे हैं तब किसी ने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। फ़ोन भी नहीं करते थे, अगर हम बात करनी थी हमसे करते थे। तो अभी क्या प्लानिंग है फ्यूचर? फ्यूचर में अभी ये एम्स जाएगा, आगे इसकी डेस्टिनी है। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे दोनों खुश रहें और हेल्दी रहें। हिंदुस्तान की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पे दौड़ पड़ी है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुम्मे को हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर इस हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन जींद से सोनीपत के दरमियान चलेगी। इसके साथ ही हिंदुस्तान इन मुंतखब ममालिक के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन तवानाई से चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जींद और हरियाणा का नाम तारीख में दर्ज हो गया है क्योंकि आज यहाँ मुल्क को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। हिंदुस्तान में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के दरमियान चली थी। इस तरह मुस्तकबिल में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद, सोनीपत और हरियाणा का नाम जरूर आएगा। मोदी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की ट्रेन दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे लंबी ट्रेन है। वो यादें हैं
जो जिंद से जुड़ ही जाती है। साथियों, इतने वर्षों में जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। आज जिंद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। साथियों, आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का। इस ट्रेन की पहली राइड में तुलबा को भी इसमें शामिल किया गया था, जिन्होंने बेइंतहा खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इससे माहौल को साजगार बनाने, आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। काबिल जिक्र है, हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे शोबे में साफ सुथरी और पायदार नकलो हमल का निज़ाम अपनाने की सिमत में एक अहम कदम है। हिंदुस्तान में डिज़ाइन में इंजीनियरिंग और मरबूत तौर पर तैयार की गई ट्रेन देसी टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियत और खुद किफालत की अक्कासी करती है। आंध्र प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सारे लोगों में तशवीश पाई जाती है। यानी रियासत में 26 जून से 16 जुलाई के दरमियान कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 मरीजों की मौत वाक़ई हुई। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक मरने वाले तमाम मरीज पहले से ही संगीन बीमारियों में मुब्तला थे। इस दौरान एहतियाती इक़दाम के तौर पर कड़पा के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स अस्पताल में कोविड वार्ड भी कायम कर दिया गया है। रियासती हुक्म ने वाजे किया है कि सूरत-ए-हाल पर मुसलसल निगरानी की जा रही है। अगरचे इस वक्त बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के फैलाव की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन नए मामलात और अमवात की पेश नज़र सेहत का निज़ाम मोहतात हो गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन गुजरात एटीएस ने मजीद 5 मुस्लिम नौजवानों को किया गिरफ्तार, जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक का इल्जाम। सहारनपुर में कलेक्ट्रेट के अहाते में 70 साल से मौजूद मस्जिद को हटाने का अदालत ने दिया हुक्म। संभल में एक मजार शहीद कर दी गई। यूपी के मुसलमानों में तशवीश की लहर। कोलकाता में एयरपोर्ट के अहाते में वाक़ 150 साल कदीम मस्जिद को हटाने की हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ जमीयतुल उलमा मैदान में। कहा, एयरपोर्ट के क़याम से भी 100 साल पुरानी है मस्जिद, हटाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने मोनखेड़ा में मुलाकात की। वज़ीर तालीम के इस्तीफ़ा का किया मुतालबा। कांग्रेस ने एहतिजाज की भरपूर हिमायत का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस में अचानक इजाफा, 4 अमवात, फौरी आइसोलेशन वार्ड तैयार करने की हिदायत, अवाम में दहशत। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।